नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 यानी पार्ट 6, और इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है क्या? तो सबसे पहले इनको हम पढ़ेंगे, क्या है ये, इनकी उपयोगिता क्या है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आज के युग में उपयोगिता क्या है, इनका महत्व क्या है, और यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे, यानी यूएनओ। इसी के आलोक में पूरा चैप्टर घूमेगा, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के आलोक में पूरा चैप्टर घूमेगा। अब संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसमें सुधार की क्या आवश्यकता है, सोवियत संघ के विघटन के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता क्या है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में किस प्रकार के सुधार को चाहता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विभिन्न एजेंसियां हैं, उनके अंग और उनसे संबंधित जो एजेंसियां हैं, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं पहले इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की हमें आवश्यकता क्यों है या क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम तीन लोगों का विचार जानते हैं। तो पहले ये विंस्टन चर्चिल जो हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि हथियार लड़ाने से अच्छा है कि जबान लड़ाई जाए। यानी एक ऐसी संस्था हो जहाँ पर दुनिया की समस्याओं के निदान के लिए बात से हल निकाला जाए, बात किया जाए, चर्चाएं की जाए, यानी हथियार ना लड़ाना पड़े। दूसरे हैं डेग हैमरशोल्ड। डेग हैमरशोल्ड यूएनओ के बारे में कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दुनिया को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं की गई है, बल्कि इसकी स्थापना दुनिया को नर्क से, यानी मानवता को नर्क से बचाने के लिए की गई है। ये डेग हैमरशोल्ड का है। वहीं शशि थरूर कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये यूएनओ बतकही का चौपाल है, यानी एक अड्डा ऐसा है कि जहाँ केवल बातचीत होती है। और उनका कहना, मेरा मानना है कि दुनिया में एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां सारे देश आकर बैठें और एक दूसरे का सर खाएं बनिस्बत युद्ध के मैदान में सर कलम करने से। यानी कुल मिला के शशि थरूर कह रहे हैं कि युद्ध से बेटर है कि लोग जबान चला करके और बातचीत करके हल निकालें। तो इसके लिए ये सबसे बढ़िया संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है यूएनओ। ये यहाँ पर दुनिया के सारे देश आते हैं और अपनी अपनी समस्याओं को रखते हैं। साल भर में एक बार इनकी सभा आयोजित होती है, और साधारणतया यही विश्वास किया जाता है कि दुनिया में युद्ध ना हो। तो ये तो है इसकी उपयोगिता, चाहे चर्चिल की ले लें या डेग हैमरशोल्ड की ले लें या शशि थरूर की ले लें। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि और क्या कर सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ या ऐसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, इनकी स्थापना क्यों की जाती है। तो हम देखते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें या हम केवल यूएनओ की बात करें, तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, दुनिया में शांति स्थापित करना, यानी कि दुनिया में कहीं भी हो रहे युद्ध को रोकना और युद्ध जैसी स्थिति आने से पहले ही उसको समाप्त कर देना। मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना, यानी अगर कहीं गरीबी है, कहीं महामारी है, कहीं भूखमरी है, कहीं रोग है, तो उसके निदान के लिए प्रयास करना। विवादों को बातचीत से सुलझाना, यानी अगर दो देशों के मध्य किसी मुद्दे को लेकर विवाद हो गया है तो विवादों को पहले ही सुलझा लेना, ताकि युद्ध के मैदान में आदमी ना पहुंच पाए। वो देश युद्ध के मैदान में पहुंचने से पहले ही उसको बात विवाद से, यानी बातों के माध्यम से समझा ले। ये है किसी संगठन का। उसके बाद सामूहिक समस्याएं, जैसे अभी मान लीजिए कोरोना आ गया था, यह ऐसी सामूहिक समस्या है जो किसी एक देश के बस की बात नहीं है। तो सामूहिक समस्याओं को सारे देश मिल करके सुलझाएं। उसके बाद में सहयोग करने के उपाय एवं सूचनाएं एकत्रित करना। कैसे सहयोग करना है, तो ये कौन ढूंढेगा, ये कोई दुनिया का एक संगठन होना चाहिए जो सहयोग करने के लिए उपाय और सूचना ढूंढे, कैसे कैसे कौन सहयोग करेगा और उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए। जैसे कि वैश्विक समस्याओं के समाधान में सहयोग करना। अब वैश्विक समस्याएं क्या हैं, जैसे प्रदूषण, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ऐसी वैश्विक समस्याएं किसी एक देश के बस की बात नहीं है इसको सुलझाना। तो ऐसी समस्याओं को कैसे समाप्त किया जाए, ऐसी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, उनके लिए सूचना एकत्रित कराना और सहयोग कराना, एक दूसरे देश से प्रयास करना कि इन समस्याओं का निदान किया जाए। ये सारे कार्य करता है कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और खासकर यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। उसका मेन उद्देश्य ये है।
समस्या की पहचान करना और सहयोग करना, ये दो बातें हो जाती हैं। समस्या की पहचान है, जैसे कि समस्या ये है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया में तापन हो रहा है, दुनिया में हम देखते हैं प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ने से क्या होता है कि ग्लेशियर मेल्टिंग हो जाते हैं, और ग्लेशियर जैसे जैसे मेल्टिंग होगा तो समुद्र तट के जो इलाके हैं वो धीरे धीरे डूब जाएंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि जो भी समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, अब मालदीव को ही अगर हम ले लें, मालदीव छोटा सा देश है, अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ा तो ये देश ही समाप्त हो जाएगा। बांग्लादेश चूंकि तटीय क्षेत्र में बसा हुआ देश है, 20% से ज़्यादा इसकी जो जनसंख्या है, इसका क्षेत्र है, वो समुद्र में डूब जाएगा, बंगाल की खाड़ी में चला जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे द्वीपीय देश हैं, समुद्र तट के किनारे बसे हुए क्षेत्र हैं, वो क्या होंगे, अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई, वैश्विक तापन बढ़ा, तो ये देश डूब जाएंगे पानी में जाके। तो इस समस्या का पहचान तो हो गई है, लेकिन अब सहयोग कैसे हो, कौन काम करे इसको? तो इसके लिए क्या है कि कोई भी, जैसे अब हम मान लें यूएनओ तो यूएनओ शक्तिशाली नहीं है, ये क्या है, शक्तिहीन है, इसके पास इतनी ताकत नहीं है अपने सदस्यों को आदेश दे, आदेश नहीं दे सकता, ये सलाह देता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि इसके पास व्यक्तिगत शक्ति नहीं है, सारे देशों का सहयोग है, तभी ये जाकर संगठन बना है। अगर मान लीजिए कि सपोज दैट कि भारत से कहता है प्रदूषण मत करो, बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अपने विकास कार्यों को धीमा करो, और जो फैक्ट्रियां चला रहे हो उसको नियंत्रित करो, जनसंख्या जबरदस्त नियंत्रित करो, और ये वैश्विक तापन की वृद्धि रोको। भारत को अगर नहीं पसंद आया, वो कहेगा कि नहीं चलो तुम एक किनारे रहो, हम एक किनारे, यानी संगठन से वो सदस्यता हटा लेगा। अब फिर संगठन क्या करेगा, क्योंकि संगठन के पास कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि जबरन उसको दंड दे दे, दंड देने की शक्ति संगठन के पास नहीं है, तो इसलिए हम देखते हैं कि ये शक्तिहीन है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि ये काम करता भी है, सुझाव देता भी है एक सहयोग करने को, तो भाई अब पैसा कौन खर्चा करेगा, यानी लागत का भार किस पे डाले, जो पैसा निवेश होगा, जो खर्चा होगा सुधार में, वो खर्चा करेगा कौन? उसके अतिरिक्त हम देखते हैं अगर फायदा हो तो उसका बंटवारा कैसे हो, यानी लाभ का बंटवारा कैसे हो, लागत कौन लगाए, फिर जो लाभ हो उसका बंटवारा कैसे हो। और अगर मान लीजिए समझौता हो ही गया किसी बात पे, समझौता हो गया लेकिन समझौते से कोई मुकर रहा है, तब क्या किया जाए? समझौते से अगर कोई मुकर गया, मान लीजिए कि भारत को जिम्मेदारी दी गई कि आप अपने तटीय क्षेत्रों की साफ सफाई रखिए, वहां पर प्रदूषण मत फैलाइए, लेकिन अब ये मुकर गया, ये बोलता है कि नहीं हम प्रदूषण फैलाएंगे, तो इस स्थिति में क्या होगा? इसलिए हम देखते हैं कि संगठन जो है नियम तो बना सकते हैं, सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं, सहयोग का दिशा निर्देश दे सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल किसी पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। वो तय कर सकते हैं कि कौन पैसा खर्च करेगा, कौन इसका लाभ लेगा, इसमें किस किस की भागीदारी होगी, ये सारी चीज़ें संयुक्त राष्ट्र संघ तय कर सकता है, लेकिन किसी पर दबाव बना करके वो काम नहीं करवा सकता है। उसका कई कारण है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि वो शक्तिहीन है, ताकत नहीं है उसके पास कि जबरन काम करा लिया जाए। अब देखते हैं हम समय के साथ साथ यूएनओ का रूप बदलता जाता है, उसकी शक्तियाँ, उसके कार्य क्षेत्र में कहीं कमी आ रही है, कहीं विस्तार हो रहा है। तो हम पहले देखते हैं कि यूएनओ का विस्तार कैसे हुआ, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ। देखो, कोई भी संगठन एकाएक अस्तित्व में नहीं आता, जिसको हम जानते हैं इतने बड़े स्तर पर एकाएक ऐसे बन जाए, ये आसान बात नहीं है। तो हम थोड़ा इसके पीछे वाले इतिहास को हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हो गया इस कारण से कि दुनिया में कोई ऐसा संगठन नहीं था जो देशों को आपस में समझाए, देशों को, दुनिया को नियंत्रित करे। जो कोई देश ताकतवर था वो साम्राज्यवादी था, वो दूसरे देशों को अपने क्षेत्र में विलय करने की नीति से काम करता था, ना कि वो देशों को आपसी विवाद से सुलझाता था। तो कोई ऐसा संगठन नहीं था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया तब दुनिया को लगा कि यार ऐसा कोई संगठन होना चाहिए जो आपसी विवादों को सुलझा सके। तो उसने क्या किया कि एक संस्था बनाई जिसको कहते हैं लीग ऑफ नेशन, और ये बना 10 जनवरी 1920 को। लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया।
खासकर मित्र राष्ट्रों ने, जो विजित राष्ट्र थे, उन्होंने मिलकर के एक ऐसी संस्था बनाई जो दुनिया की समस्याओं के निदान के लिए काम करे। लेकिन ध्यान दीजिए, लीग ऑफ नेशन में कई कमियां थी, कुछ उसमें लुभावनापन नहीं था। लुभावनापन कि हम देखते हैं कि लीग ऑफ नेशन में वीटो नहीं है, यानी कि जो ताकतवर राष्ट्र हैं उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है कि आओ बढ़िया तुम्हारे लिए अलग सोफा लगेगा, चाय पानी की व्यवस्था होगी, बाकी सब किनारे। तो हम देखते हैं कि जो शक्तिशाली देश हैं वो लीग ऑफ नेशन में रहने के इच्छुक नहीं है, तो धीरे धीरे लीग ऑफ नेशन से उनकी दूरी बढ़ती जाती है और अंत में हम देखते हैं कि लीग ऑफ नेशन बेकार हो जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। कब? 1939 से 45 तक चलता है। अब हम देखते हैं जितना विनाश पहले विश्व युद्ध में हुआ था उससे ज्यादा विनाश दूसरे विश्व युद्ध में हो रहा है। जो जीत रहा है वो भी परेशान है, जो हार रहा है वो तो परेशान है ही, क्योंकि जीतने के लिए बहुत सारे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारे धन युद्ध क्षेत्रों में उनके सैनिक भी मर रहे हैं, अर्थव्यवस्था क्षीण हो जा रही है। तो जीतने वाला भी एक तरीके से विनाश के कगार पे जा रहा है और हारने वाला तो विनाश हो ही रहा है। तो मित्र राष्ट्रों के कुछ देश मिल करके और उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक संगठन बना लिया जाए जिससे आने वाले समय में ऐसा युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध अच्छी चीज नहीं है। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति, इन दोनों के मध्य एक समझौता होता है जिसको हम अटलांटिक चार्टर कहते हैं। उसके माध्यम से होता है कि कोई एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसके माध्यम से दुनिया को नियंत्रित किया जाए, युद्ध से बचाया जाए। फिर ये कई होता है, याल्टा समझौता होता है, फिर अमेरिका में कई जगहों पर ये समझौते होते हैं और अंत में जा करके यूएनओ अस्तित्व में आता है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आता है और इसका निर्माण होता है 24 अक्टूबर 1945 को और 51 देश इसके संस्थापक सदस्य होते हैं, यानी 51 देशों ने मिल करके संयुक्त राष्ट्र संघ नामक संस्था का गठन किया। रूजवेल्ट के कहने पर, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के वर्तमान समय के राष्ट्रपति थे, उनके कहने पर इसका नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका मुख्यालय बनाया गया न्यूयॉर्क। हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण में 3 व्यक्तियों ने विशेष भूमिका निभाई। एक है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, दूसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और तीसरे हैं रूस के राष्ट्रपति स्टालिन। इन तीनों ने मिलकर के संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने के लिए, इसके निर्माण के लिए विशेष प्रयास किया और दुनिया के देशों को एकत्रित किया। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये गुड से, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्र हैं और इन्हीं के प्रयास से इस संगठन का निर्माण हो रहा है। बाद में हम देखते हैं कि यही मित्र राष्ट्र सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी विजयी होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब ये निर्माण होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो इसके संस्थापक देश कितने हैं? 51। इसकी स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं? 193। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क के, यूएसए के यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय बनाया गया है और इसके अंग कितने बनाए गए? 6। ठीक है। अब देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य। निर्माण तो किया गया, अब इसका उद्देश्य क्या है? तो हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, यानी जो 2 देश आपस में लड़ रहे हैं उनके मध्य जो झगड़ा चल रहा है, युद्ध चल रहा है, पहली बात तो उसको रोक दिया जाए, बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाए। राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना है, यानी ऐसा बना के रखना है, मित्रवत करना है। जो 2 देश किसी कारण से आपसी मनमुटाव से उलझ रहे हैं उनके मध्य क्या करना है? सहयोग बढ़ाना है और जो मित्रवत है उनसे और ज़्यादा प्रगाढ़ता लानी है ताकि वो अच्छे ढंग से व्यापार करें, उनमें जो भी समस्या आए उसको बातचीत से हल करें। दूसरा, विभिन्न राष्ट्रों के बीच जारी झगड़ों को रोकना है। एक होता है युद्ध और एक होता है झगड़ा। जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ 3-4 ठीक, लेकिन झगड़ा हमेशा चल रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब है कि जो भी झगड़ा है उसको रोका जाए। जैसे कि है कश्मीर समस्या, हमारे यहाँ कश्मीर समस्या है, तो यूएनओ का मतलब है कि कश्मीर समस्या को ही समाप्त कर दिया जाए, यानी युद्ध होने से पहले ही समस्या का समापन हो जाए। युद्ध के दौरान शत्रुता के दायरे को कम करना। अगर मान लीजिए युद्ध चल ही रहा है, जैसे मान लीजिए कि
रूस और यूक्रेन में चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन में चल रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? दायरे को कम करना। ऐसा ना हो कि परमाणु युद्ध हो जाए, केमिकल वार हो जाए, बायोलॉजिकल वार हो जाए, यानी कोई बैक्टीरिया छोड़ दिया जाए या परमाणु बम दाग दिया जाए, इन सारी चीज़ों को रोकना है। अगर युद्ध भी हो रहा है तो एक दायरे में रहकर हो, दायरे से बाहर ना जाए। इसके अतिरिक्त हम देख रहे हैं विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए दुनिया के देशों को एक साथ लाना। दुनिया में आज भी बड़ी समस्या है, और खासकर अगर हम देखें तो भूमध्य रेखा के नीचे अगर हम पर्टिकुलर महाद्वीप में चले जाएं तो अफ्रीका महाद्वीप का सहारा रेगिस्तान के नीचे वाला क्षेत्र आज भी अतिदीन है। वहीं अगर हम चले जाएं दक्षिण अमेरिका में तो वहाँ पर भी बड़ी समस्याएं हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सामाजिक आर्थिक समस्याएं विकराल रूप ले ली हैं, और ये विकराल रूप ने क्या किया है कि मानव जीवन को निकृष्ट बना दिया है। खाने के लिए भोजन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, चिकित्सा नहीं है, शिक्षा नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे सही किया जाए, दुनिया के दो देश आपस में मिलकर इन चीज़ों को यानी सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में कैसे कार्य करें, सबको एक साथ लाना है और चर्चा करानी है और उस पर सहयोग लेना है। ये सारा काम करता है कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके उद्देश्य ये हैं। तो हमने देखा संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने उद्देश्य हैं, इसके अतिरिक्त भी वो बहुत सारे काम करता है। तो हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं और कितने हैं, और उनकी सहयोगी संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के साथ इसके 6 अंग बनाए गए थे। महासभा, या इसको हम आम सभा भी कहते हैं, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, न्यायालय, सामाजिक आर्थिक परिषद और न्यासिता परिषद। ये 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के। अब देखिए जो महासभा है, महासभा में सदस्य देशों की संख्या 193 है। यानी कोई भी सदस्य अगर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का तो उसको महासभा की सदस्यता लेना अनिवार्य है। और महासभा की सदस्यता लेने के लिए होता क्या है कि पहले सुरक्षा परिषद के सदस्यों की सिफारिश हो, उसके बाद महासभा में मतदान हो, उसके बाद पूरी महासभा अगर चाहेगी तभी कोई सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन पाएगा। तो लेकिन सबसे मेन मामला है कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश होना जरूरी है। अब महासभा की बैठकें साल भर में एक बार होती हैं, यानी वर्ष में एक बार। और कब होती हैं? ये सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को आरंभ होती हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सत्र चलता है वो हर वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से आरंभ होता है और क्रिसमस तक चलता है। ये सत्र चलता है क्रिसमस तक, और इसमें पूरे दुनिया में जो भी समस्याएं हैं, जिस भी देश की कोई समस्याएं हैं, वो समस्याओं को लाता है, प्रस्ताव रखता है, उस पर चर्चा होती है और निदान के लिए प्रयास किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा है ये साल में एक बार आती है, और जब भी इसका आयोजन होता है, आरंभ होती है, तब एक अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये महासभा आपस में मिल करके इसका अध्यक्ष का चुनाव करती है सुरक्षा परिषद के सहयोग से, और उस अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता एक बार कर चुकी हैं। जो सबसे पहली महिला अध्यक्ष रही वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित या पंडित विजय लक्ष्मी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की अध्यक्षता की थी भारत की तरफ से पहली बार, और वही महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि कोई भी प्रस्ताव अगर लाया जाएगा तो उसको महासभा से पारित कराना अनिवार्य है। तो महासभा एक तरीके से विधायिका का कार्य करती है, संसद का कार्य करती है। कोई भी बात होगी तो पहले महासभा में जाना अनिवार्य है, और अंतिम रूप से भी महासभा से पारित होना अनिवार्य होता है। अब देखते हैं सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ तब टोटल इसमें 11 सदस्य होते थे, 5 अस्थायी थे और 6 अस्थायी। 1965 में इसमें परिवर्तन किया गया और क्या कर दिया गया, 5 अस्थायी तो वही रह गए, लेकिन अस्थायी सदस्यों की संख्या कर दी गई 10। यानी अब सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य संख्या है 15। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में वर्तमान समय में 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी। जो 5 अस्थायी सदस्य हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के साथ ही अस्तित्व में आए। अब ये 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अस्थायी सदस्य और अस्थायी।
जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ तो ये 5 सदस्य अस्थायी बनाए गए और इनको वीटो दिया गया, 5 को वीटो का अधिकार दिया गया। इसको कहते हैं निषेधाधिकार। ये निषेधाधिकार इतना पावरफुल है कि महासभा या पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर कोई भी काम हो रहा है तो इन 5 में से अगर कोई भी देश अकेला चाहे तो उस काम को रुकवा सकता है। यानी किसी भी कार्य को पास तो नहीं करवा सकता, लेकिन उसको रुकवाने का इसके पास अधिकार है। अगर पूरी आम सभा एक तरफ या पूरे 11 लोग, 12 लोग, 14 लोग एक तरफ और मात्र 1 लोग एक तरफ, तो इसी की बात मानी जाएगी, यानी वो कार्य रोक दिया जाएगा। ये तो है वीटो का पावर इसमें। और ये मिला है कितने देशों को? 5 देशों को, अमेरिका को, रूस को, ब्रिटेन को, फ्रांस को और चीन को। जबकि 1965 से पहले हम देखते हैं कि केवल 6 लोग थे अस्थायी सदस्य होते थे। अब उसके बाद 1965 में 10 अस्थायी सदस्य होने लगे, यानी 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। ये जो 10 अस्थायी होते हैं इनका चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है। इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। एक चीज और ध्यान रखा जाता है इसमें कि ये जो 10 सदस्य चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए, वो अगले टर्म्स के लिए तुरंत नहीं चुने जाएंगे, यानी इनका तुरंत चुनाव नहीं हो पाएगा 2 वर्ष के बाद। और ध्यान ये भी दिया जाता है कि ये 10 सदस्य जो हैं वो 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हों, यानी हर क्षेत्र से ये 10 सदस्यों में से हों, ताकि संतुलन बना रहे। लेकिन ये भी संतुलन अजीब सा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर हम देखें तो सबसे जो पावरफुल संस्था है वो है सुरक्षा परिषद, और सुरक्षा परिषद में जो सबसे पावरफुल है वो उसको वीटो का अधिकार जो देता है वो सबसे पावरफुल है। तो कितने सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में? 5 + 10 = 15, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी, इन्हीं 5 को प्राप्त है वीटो। सचिवालय, नित्य प्रतिदिन का काम कैसे होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या कार्य किए जाएंगे, कौन से अधिकारी रखे जाएंगे, कैसे होंगे, वो काम करता है सचिवालय। और पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे चर्चित चेहरा है वो है महासचिव, और महासचिव का चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद और आम सभा की सहमति से होता है। इस समय जो वर्तमान में महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो, और ये हैं पुर्तगाल के। वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस और इनकी नागरिकता है पुर्तगाल की। महासचिव ही पूरी कार्यवाही को देखता है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर सबसे प्रमुख, जैसे भारत में सबसे प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है प्रधानमंत्री, यानी राष्ट्रपति से भी वो ज़्यादा चर्चित चेहरा होता है, वैसे हम देखते हैं कि महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे चर्चित चेहरा है। अब अगला देखते हैं न्यायालय। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायालय है इसका मुख्यालय बनाया गया है नीदरलैंड में, और नीदरलैंड का एक शहर है यानी राजधानी है हेंग, वहां पर इसका मुख्यालय है। और इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है, जो कि एक न्यायाधीश चुना जाता है 9 वर्ष के लिए। और दुनिया के जो जाने माने होते हैं जज लोग, उन्हीं का चुनाव इसमें होता है। अपने यहाँ से सबसे पहले गए थे नगेंद्र सिंह, और वर्तमान में यहाँ पर हैं दलवीर भंडारी, जो भारत के हैं, दलवीर भंडारी। तो संख्या कितनी है? टोटल संख्या हो सकती है 15, और कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और इसमें जो निर्णय लिया जाता है उन जजों के बहुमत के आधार पर, उनके निर्णय के बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है किसी देश की समस्याओं के समाधान के लिए। अब अगला है सामाजिक आर्थिक परिषद। सामाजिक आर्थिक परिषद में वर्तमान समय में लगभग 57 देश हैं, और इनका कार्य है कि दुनिया के देशों में अगर सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं तो उसके समाधान के लिए दुनिया के राष्ट्रों को एक साथ लाना और उसके विकास के लिए कार्य करवाना। सबसे लास्ट में है न्यासिता परिषद। देखो, न्यासिता परिषद एक ऐसी संस्था बनाई गई थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो कुछ देश अपनी राजनीतिक स्थिति को नहीं संभाल पा रहे थे। उनकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्या इतनी विकराल रूप थी कि वहाँ के लोग अपनी राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से नहीं चला सकते थे। तो उनको मैंडेट दिया गया, एक तरीके से किसी राज्य के संरक्षण में कर दिया गया। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा मिला ब्रिटेन को, या फ्रांस को, अमेरिका को, जर्मनी को। इन राज्यों के संरक्षण में छोटे छोटे राज्य कर दिए गए। तब तक के लिए ये संरक्षित राज्य रहेंगे जब तक कि ये
अपने आप में राजनीतिक विकास या राजनीतिक शासन चलाने के लिए योग्य नहीं हो जाते। तो हम देखते हैं कि ये संस्थाएं काम की और अपने अधीन राज्यों को जब वो योग्य हो गए शासन चलाने के लिए तो मुक्त कर दी। और सबसे लास्ट में हम देख रहे हैं 1994 में पलाऊ नामक एक देश है, उसको मुक्त किया गया। तब से ये न्यासीता परिषद का काम स्थगित था, कोई काम नहीं था। तो जाके 2006 में न्यासीता परिषद को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि दुनिया में अब कोई ऐसा देश नहीं है जो अपनी राजनीतिक या अपनी शासन व्यवस्था चलाने में असमर्थ हो या जिसको किसी देश की संरक्षण की आवश्यकता हो। तो अंत में न्यासीता परिषद इस समय पूर्णतः स्थगित कर दी गई, 2006 से समाप्त है। बाकी सारी संस्थाएं कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि इनसे जुड़ी हुई कुछ संस्थाएं हैं। अब हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अंग तो 6 हैं, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी सहयोगी संस्थाएं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास में योगदान देती हैं, दुनिया की मानवता की रक्षा के लिए काम करती हैं, जैसे WHO है, UNDP है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, UNHRC है या UNHCR है या IMF है या वर्ल्ड बैंक है। ये सारी संस्थाएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सहयोगी संस्थाएं, इनके साथ मिलकर दुनिया के विकास के लिए कार्य करती हैं। अब ये संस्थाएं क्या हैं, इनके बारे में हम लोग सबसे लास्ट में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की एक बहुत बेजोड़ मांग उठी। अब दुनिया चाह रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की आवश्यकता है। और सुधार कितने प्रकार के, 2 प्रकार के सुधारों की मांग है। एक न्यायाधिकरण में सुधार की मांग है और एक बनावट एवं प्रक्रिया के आधार पर सुधार की मांग है। अब देखते हैं बनावट एवं प्रक्रिया में सुधार की मांग जो सबसे तेज है वो है सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर के। दुनिया कह रही है कि सुरक्षा परिषद में जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनके पास बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। या तो दुनिया में और देशों को अधिकार दिया जाए, यानी वीटो का अधिकार दुनिया के और देशों को दिया जाए। यदि और अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं तो इन 5 देशों के अधिकारों को कम किया जाए, क्योंकि इन 5 देशों के पास जो अधिकार है सुरक्षा परिषद में, उसके वजह से यह दुनिया में दादागिरी चलाता है और इसलिए पूरा दुनिया में इन्हीं का वर्चस्व है। इसलिए इनके कामकाज और इनकी संख्या में सुधार किया जाए। अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या, अब देखते हैं कि 1945 में जब इसका गठन हुआ तो 1945 में सदस्य देश थे 51, तब अस्थायी सदस्य 5 थे। आज सदस्य देश है 193, तब भी अस्थायी सदस्य 5 है। इसका क्या कारण है कि इन 5 सदस्यों को जो वीटो दिया गया, इनकी सदस्य संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? जब हम 4 गुना सदस्य हो गए संयुक्त राष्ट्र संघ में तो अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई जाए। दूसरी बात, अमेरिका कहता है कि जो बजट है उसमें भाई सबका अंशदान होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि बजट में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का खर्चा है, USA उसमें से 22% देता है अंशदान, यानी अगर 100 रुपये का खर्चा है तो 22 रुपये केवल अमेरिका देता है। वहीं अगर दूसरा बात करें सेकंड नंबर पे तो वो है चाइना, और चाइना देता है 12%। अगर हम भारत की बात करें तो भारत देता है 80 पैसा। कितना देता है? 0.80%, यानी टोटल यूएनओ के बजट का 0.80% भारत देता है। तो अमेरिका कहता है कि भाई इसके प्रशासन से जुड़ी प्रक्रियाओं में संशोधन होना चाहिए और इसके बजट में भी संशोधन होना चाहिए। सारा भार मैं ही क्यों देखूं, और लोग भी देखें। तो अमेरिका का ये प्रस्ताव है। बाकी लोग कहते हैं कि सुरक्षा परिषद को लेकर के हमको भाई संदेह है, दुनिया पर वर्चस्व करने का काम कर रहा है अमेरिका या जो 5 अस्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो का अधिकार है। अब यह मुद्दा चल ही रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा करो, ये संयुक्त राष्ट्र संघ अपना काम नहीं कर पा रहा है, इसको समाप्त ही कर दो, क्योंकि इसमें किसी एक देश का वर्चस्व हो रहा है, किसी 2-4 देशों का वर्चस्व है, उन्हीं के अनुसार पूरी दुनिया चल रही है, वो पूरी दुनिया को दिशा दे रहे हैं। तो ऐसी संस्था की जरूरत नहीं है, इसको हटा ही दो। लेकिन कुछ विद्वानों, कुछ देशों का ये तर्क है कि नहीं, मानव की भलाई के लिए, मानव के विकास के लिए, मानव के बेहतर जीवन के लिए ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है, तो इसको रहने दिया जाए। इसको रहना आवश्यक है, हटाना नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं शीत युद्ध के बाद में कुछ बदलाव आए दुनिया में। जैसे क्या बदलाव आया? शीत युद्ध कब खत्म हुआ? 1991 में। कब से कब तक चला? 1945 से 91 तक चला, और 91 में शीत युद्ध समाप्त हो गया। क्यों? शीत युद्ध का समाप्त हुआ USSR के बिखर जाने के साथ, यानी जब सोवियत संघ रूस बिखर गया, 15 गणराज्यों में टूटा, तब शीत युद्ध समाप्त मान लिया। और शीत युद्ध के समाप्ति के साथ ही दुनिया एक ध्रुवीय हो गई और दुनिया पर दादागिरी चलाने लगा
अमेरिका, क्योंकि अब अमेरिका का सानी कोई नहीं था, अमेरिका का जोड़ यानी अमेरिका को टक्कर देने वाला कोई नहीं था, तो दुनिया पर अमेरिका का राज चला 1991 के बाद। इसके बाद हम देखते हैं कि यूएसएसआर जब बिखरा तो इसका जो उत्तराधिकारी बना वो रूस बना। 15 गणराज्य हुए तो जो उत्तराधिकारी बना वो रूस बना और रूस को ही वीटो का पावर दिया गया और धीरे धीरे रूस और अमेरिका में मित्रता बढ़ने लगी। तो इसीलिए दुनिया में जो अशांति का माहौल था, जो युद्ध का माहौल था, जो सैनिक प्रतियोगिता का माहौल था, जो सैन्य क्षमता को बढ़ाने का माहौल था, वो धीरे धीरे शांत हुआ और व्यापार और विकास का माहौल बढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं 91 के बाद में भारत ने उदारीकरण प्रक्रिया चालू की और उदारीकरण ने क्या किया कि दुनिया के लिए भारत का बाजार खोल दिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत और चीन की आर्थिक उन्नति हुई इस दौर में और दुनिया में एक नई प्रतियोगिता कायम हुई और उसमें आगे निकलने के लिए होड़ मची भारत और चीन में। तो दुनिया के देशों में भारत और चीन की उन्नति हो रही है। साथ ही साथ नई चुनौतियां आ रही हैं। अब चुनौतियां क्या आ रही हैं? 1991 के बाद महामारी आ रही है, नरसंहार हो रहा है, जातीय संघर्ष हो रहा है, आतंकवाद है, पर्यावरण प्रदूषण है, परमाणु बम जैसी शक्तियां हासिल कर रहे हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान ने परमाणु शक्ति हासिल कर ली, तो परमाणु का प्रसार हो रहा है। तो ये नई नई चुनौतियां दुनिया में आ रही हैं और इससे आने वाले समय में एक बड़ी विपत्ति खड़ी होने की संभावना है। इसको देखते हुए नए सुधार की आवश्यकता पर बल दिया जाने लगा संयुक्त राष्ट्र संघ की, ताकि आने वाले समय में ऐसी समस्याएं ना उत्पन्न हो, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, आतंकवाद दुनिया में फैल रहा है, नरसंहार बढ़ रहा है, जातीय संघर्ष, जैसे कि मैंने बताया श्रीलंका में बताया जातीय संघर्ष बढ़ा। तो दुनिया के देशों में नरसंहार बढ़ रहा है और इस समस्याओं का निदान केवल एक हो सकता है कि कोई एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो जो सारे देशों को एक साथ मिला करके और काम करने के लिए प्रेरित करे। शीत युद्ध के समाप्ति के साथ दुनिया में एक नया प्रश्न उत्पन्न हुआ। क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है, क्या यूएनओ का होना पर्याप्त है? यानी अकेली संस्था क्या दुनिया में शांति स्थापित कर सकती है? क्या ये अपना काम कर रही है? क्या अपना आवश्यक कार्य कर रही है? जो इसने अपना उद्देश्य बताया था, गठन के समय अपना उद्देश्य क्या बताया था कि युद्ध को रोकना है, शांति स्थापित करना है, सामाजिक आर्थिक विकास करना, क्या ये अपना काम कर रही है? दूसरा, इसको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? अब ये नया प्रश्न है 1991 के बाद में, क्या करना है और कैसे करना है और क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। कैसे? बेहतर कार्य करने हेतु सुधार की आवश्यकता है। तो वो कौन सा सुधार है, कैसा सुधार किया जाए ताकि यूएनओ और अच्छा काम कर सके? तो ये तमाम सारे नए प्रश्न उभर कर आए। अब इसमें कई ग्रुप बन गया दुनिया में। अब कुछ लोगों का मानना है कि यूएनओ का केवल और केवल काम होना चाहिए दुनिया में सुरक्षा एवं शांति की स्थापना करना, यानी दुनिया की सुरक्षा देखना और शांति स्थापित करना। यूएनओ केवल एक काम करे, यानी युद्ध जैसी विभीषिका को रोके, शांति स्थापित करे, दुनिया के देशों में सहयोग बढ़ाए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये काम बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, यानी शांति स्थापना, युद्ध जैसे रोकने का कार्य इसके बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके पास शक्ति नहीं है तो ये काम नहीं करवा सकता, इसको रोक दे। और इसके अतिरिक्त ये क्या करे? मानव विकास के लिए काम करे। मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, महामारी, पर्यावरण, इन सारी चीज़ों पर ये ज़्यादा ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी ये सुरक्षा व्यवस्था का काम छोड़ के और मानव विकास जैसी समस्याओं पर, मानव विकास जैसे कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दे। तो दो गुट मेनता हैं जो यूएनओ को काम की दिशा देने का प्रयास करते हैं। एक कहते हैं सुरक्षा करें, एक कहते हैं मानव विकास करें। तो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में 3 प्रस्ताव लाए गए, आम सभा में। और वो प्रस्ताव क्या थे कि सुरक्षा परिषद अब वास्तविक राजनैतिक स्थिति की नुमाइंदगी नहीं करता, यानी जो राजनीतिक समस्या है दुनिया में उसको नहीं लेके चलता। सुरक्षा परिषद उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जो भी समस्याएं, सुरक्षा परिषद का काम तो ये होना था ना कि दुनिया में कहीं अगर समस्या हो रही है, युद्ध जैसी विभीषिका आ रही है, महामारी आ रही है या पर्यावरण संबंधी समस्याएं हो रही हैं, तो उसमें त्वरित कार्रवाई करे, दुनिया में समस्याओं के निदान के लिए कार्य करे। लेकिन अब ऐसा कार्य ये शायद नहीं कर रही है, खासकर तो राजनीतिक क्षेत्र में बिल्कुल नहीं कर रही है। दूसरा, एक आरोप लगाया गया है कि जो भी कार्य कर रही है, जो भी निर्णय हो रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से, उस पर पश्चिमी प्रभाव है,
यानी अमेरिका और यूरोपीय देशों का प्रभाव है। यानी ये दादागिरी है, जो भी काम हो रहा है, दुनिया पे जो भी प्रभाव डाला जा रहा है वो इनकी मनमानी है। पश्चिम के देश यानी यूरोप के कुछ देश जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्वीडन है, इन सारे देशों की बातें मानी जा रही हैं, ना कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया के गरीब देशों की, निर्बल देशों की बातें मानी जा रही हैं। तो इस पे इनका प्रभाव है। और तीसरा क्या है, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। अब देखिए गजब की बात करते हैं ये यूएनओ में, अस्थायी सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ेगी, 5 है। अस्थायी सदस्यों की संख्या 1965 में एक बार इन्होंने बढ़ाई थी, उसके बाद से ये नहीं बढ़ाई। इसमें ये कहते हैं कि दुनिया का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है, यानी ये 10 अस्थायी में, लेकिन इसमें ये दुनिया का प्रतिनिधित्व होने की बात नहीं करते हैं। 1945 में जब टोटल सदस्य 51 थे तब भी अस्थायी सदस्य 5 थे, और आज जब सदस्य संख्या 193 है तब भी सदस्य 5 ही हैं। इसका मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में वृद्धि ना करना इन 5 देशों की एक अपनी चाल है, ताकि ये नियंत्रण पर, उसके निर्णयों पर अपना प्रभाव बरकरार रखें। अब देखते हैं कि 1992 में जो ये 3 सुधार आया, जो 3 प्रस्ताव आए, उसको लेकर के 1997 में कोफी अन्नान जी हैं महासचिव। इस समय है कोफी अन्नान महासचिव, ये हैं घाना के, और इन्होंने सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए कुछ प्रयास किए, प्रस्ताव रखे। तो कहा सुरक्षा परिषद में विस्तार होना चाहिए, और सुरक्षा परिषद में नए सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, कैसे नए सदस्य बढ़ेंगे इसमें। तो कुछ प्रस्ताव में उन्होंने बातें कही। कोफी अन्नान का सुझाव था कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो उसके लिए अस्थायी सदस्यों के पास योग्यता क्या हो, आर्थिक रूप से समृद्ध हो, यानी एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हो, जनसंख्या उसकी अधिक हो और विविधतापूर्ण हो, अधिक ही ना हो, विविधतापूर्ण हो, उसमें कई जाति, धर्म, लिंग, वर्ण के लोग रहने वाले हो, क्षेत्रफल अधिक हो, यानी जो देश हो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो, यानी उसके भूभाग ज़्यादा हो, साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों को वो ध्यान में रखता हो, यानी ऐसा देश हो जो लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया हो, जो लोगों की, मानवता के कल्याण के लिए, मानवता की भलाई के लिए काम करता हो, यानी दुनिया में ऐसा देश हो कि जो लोकतांत्रिक मूल्यों को मान्यता देता हो, यानी तानाशाही सरकार ना हो। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में उसका नियमित योगदान रहे, जो निर्धारित अंश उसका है वो हमेशा होता रहे। और सबसे लास्ट में जो मेन बात बताई गई वो है सैन्य क्षमता वाला हो, यानी ऐसा देश जिसके पास सैनिक क्षमता भारी हो, यानी अधिक ताकतवर हो, ऐसे देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनाया जा सकता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि कोफी अन्नान ने जो ये बात कही, इस पे ये नहीं निर्धारित किया कि कितना, यानी आर्थिक दृष्टि से कितना समृद्ध हो, जनसंख्या कितनी हो, ये भी नहीं बताया, कितना बड़ा देश हो, क्षेत्रफल कितना हो, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कैसे करता हो, या बजट में कितना योगदान दे, या सैन्य क्षमता कितनी हो, यानी कितनी नहीं बताया। अब अगर हम इस मामले में माने तो क्षेत्रफल के लिहाज से तो भारत भी है, ब्राजील भी है, लोकतांत्रिक मूल्य, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत ही। अगर बजट की माने तो तमाम सारे अभी हैं, इटली है, जर्मनी है, ये सारे देश हैं। अगर इसके तहत हम माने जनसंख्या तो भारत और चीन 2 ही जनसंख्या के हैं, इसके बाद पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आ जाता है। आर्थिक रूप से समृद्ध बात करें तो स्विट्जरलैंड है, फिर नॉर्वे है, स्वीडन है, ये सारे देश। सैनिक क्षमता में बहुत सारे देश आ जाते हैं, जापान आ जाता है। तो ये नहीं समझ में आता, इन्होंने कहा तो ये सारी चीज़ें, लेकिन कितनी हो और कैसे हो। इन्होंने एक प्रस्ताव रखा और कहा ऐसे ऐसे हो तो उनको अस्थायी सदस्य बनाया जा सकता है, लेकिन ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ, जहां से निकला था वहीं रखा रह गया। देखो हम देखते हैं कि 2005 में जब यूएनओ की 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तो सदस्य देशों ने कहा कि कैसे और यूएनओ उपयोगी बन सके, उसके लिए उन्होंने कुछ सुधार किए और सुधार की मांग की और सुधार को लागू करवाना चाहा। तो वो सुधार कौन से हैं? तो पहला सुधार उन्होंने कहा कि एक शांति स्थापक आयोग का गठन किया जाएगा। दूसरा, मानवाधिकार परिषद की स्थापना की जाएगी, और ये मानवाधिकार परिषद की स्थापना भी कही और 19 जून 2006 से ये सक्रिय भी है।
हर प्रकार की जिस भी प्रकार का आतंकवाद है उसकी निंदा की जाएगी, लोकतंत्र कोष का गठन किया जाएगा और न्यासीता परिषद की समाप्ति की जाएगी, जो हो गया। तो न्यासीता परिषद समाप्त हो गया और मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई, आतंकवाद की निंदा हुई और शांति स्थापक आयोग का गठन हुआ। ये सारे सुझाव आए जब अपनी 60वीं वर्षगांठ बना रहा था यूएनओ 2005 में। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत से इसका संबंध क्या है। तो भारत का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अब सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर को ही और 30 अक्टूबर को 1945 को भारत ने सदस्यता ग्रहण कर ली। तो हम देखते हैं कि संस्थापक सदस्य है और भारत दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। दुनिया के क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है, जनसंख्या में पहला स्थान है। तो हम देखते हैं जब 5वीं अर्थव्यवस्था है, 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से है, पहला जनसंख्या में योगदान है, मानवाधिकारों की रक्षा करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को बरकरार रखा है। आज तक सरकार भी अस्थायी नहीं हुई, एक अच्छी सरकार चल रही है भारत की शुरू से ही लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के। दुनिया में भारत का एक अपना स्थान है। जहाँ भी संयुक्त राष्ट्र संघ की बात आती है, जहाँ भी संयुक्त राष्ट्र संघ आदेश निर्देश देता है, वहाँ इसकी शांति सेनाएं जाती हैं। जो भी सहयोग होता है दुनिया में भारत करता है। तो भारत का मानना, जब मैं सब कुछ करता हूँ तो मेरा भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट होनी चाहिए। इसको लेकर भारत हमेशा प्रयास कर रहा है। तो भारत का मानना है कि हम ही नहीं बल्कि और सारे देश हैं जो कि सुरक्षा परिषद में या विशेष अधिकार को लेने के योग्य हैं। भारत कहता है कि पूरे व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि पूरी व्यवस्था को नियंत्रित कर रहा है सुरक्षा परिषद। तो सबसे पहले ढांचागत सुधार होना चाहिए सुरक्षा परिषद में। अब हम देख रहे हैं जापान की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी है। जापान भी शांति स्थापक 1945 के बाद में कहीं झगड़ा नहीं कर रहा है, मानव कल्याण के लिए कार्य कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अच्छा खासा योगदान दे रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अफ्रीकी मूल के देश हैं। दक्षिण अफ्रीका एक काफ़ी अच्छा शांत देश है, तो वो भी मांग कर रहा है कि हमको भी अस्थायी सदस्य बनना चाहिए। वही हम देखते हैं ब्राज़ील एक बड़ा देश है, तो उसकी भी सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट की मांग है। भारत का मानना है कि इन सबको दिया जाए, हम ही को ना दिया जाए, ब्राज़ील को दिया जाए, जापान को दिया जाए, दक्षिण अफ्रीका को दिया जाए और सबको सुरक्षा परिषद में सेम वही चीज़ दिया जाए जो 5 अस्थायी सदस्यों को दिया गया है। भारत भी बार बार वही कह रहा है। 51 से बढ़कर 193 हुए, लेकिन 5 से बढ़कर कुछ नहीं हुए। और उसके बाद में तब कुछ और थी व्यवस्था पूरे दुनिया की, अब कुछ व्यवस्था और है। इसलिए लगातार भारत यूएनओ में सुधार की मांग करता है और अपने लिए एक अस्थायी सीट की मांग कर रहा है। इसमें दुनिया के कई देश भारत का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ देश भारत के विरोध में भी हैं। यहाँ तक कुछ मित्र देश भी भारत के विरोध में हैं अस्थायी सीट को लेकर के। अब देखिए, अस्थायी सीट को लेकर विरोध कुछ लोग क्या करते हैं। उनका कहने का मतलब है कि जो पाकिस्तान और भारत की समस्या है ये विकराल रूप है और भारत के पास परमाणु क्षमता है, तो ये गलत काम कर सकता है भारत, और ये भी दादागिरी जमाने का प्रयास करेगा दुनिया में, इसलिए इसको अस्थायी सदस्यता नहीं देनी चाहिए। इसको लेके तमाम देश इधर उधर, जबकि कई देश हमारे पक्ष में भी हैं कि इनको अस्थायी सदस्य बनना चाहिए। सबसे ज़्यादा वीटो कर देता है जब हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सीट क्लियर होने वाली होती है, जब सारे देश मान जाते हैं तो चाइना उसमें वीटो कर देता है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का पक्षधर है। तो हमारे अस्थायी सदस्यता के लिए प्रयास कर रहे हैं। भारत हमेशा प्रयासरत है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार हो। इसके अतिरिक्त भारत जो दुनिया में एक मुद्दा उठाता है कि देखिए, अफ्रीकी महाद्वीप का कोई ऐसा देश नहीं है जो सुरक्षा परिषद में हो, दक्षिणी अमेरिका का कोई ऐसा देश नहीं है जो सुरक्षा परिषद में हो, तो ये तो पूरा महाद्वीप ही रिप्रेजेंटेशन नहीं है इनका, ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। उसके बाद में एशिया में जिसको सुरक्षा परिषद दे दिया गया अस्थायी सदस्य, वो दादागिरी कर रहा है चीन। भारत का मानना है कि दुनिया के हर क्षेत्र का उसमें योगदान हो और हर क्षेत्र का सहयोग बराबर हो और हर क्षेत्र को बराबर के अधिकार भी दिए जाएं। इसको लेकर भारत प्रयासरत है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान क्या है और इसका महत्व क्या है। एक ध्रुवीय विश्व, जैसे अब केवल अमेरिका की दादागिरी चल रही है, तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर सकता है। तो जब मैं एक ध्रुवीय विश्व पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें बताया, या तो यूरोपीय संघ, या तो नाटो, या तो दुनिया का कोई ऐसा बड़ा संगठन हो
जिसके पास शक्ति हो, जो दुनिया के देशों को एक तरफ करे और अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा करे। तो हम देखते हैं कि अमेरिका का दबदबा पूरे दुनिया में है, यूएनओ पर भी यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अमेरिका का दबदबा कायम है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका में है, उसकी अधिकतर एजेंसियां अमेरिका में ही हैं। दूसरी बात, वो 22% अंशदान करता है, टोटल बजट का 22% देता है। न्यूयॉर्क में उसका मुख्यालय है और दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। संगठन के निर्माण में उसी का मेन योगदान है। तो उसके सारे निर्णयों पर यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सारे निर्णयों पर अमेरिका का प्रभाव है। इसको लेके कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब ये प्रभाव जो बनता जा रहा है अमेरिका का, इससे इसका अस्तित्व ही खत्म है, संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ कर नहीं सकता और इसको समाप्त ही कर देना चाहिए। जबकि दुनिया के कुछ देश हैं वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ को समाप्त कर दिया जाएगा तो अमेरिका को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा, तो अमेरिका का दबदबा दुनिया पर और बढ़ता जाएगा और वो आतंकी हो जाएगा, साम्राज्यवादी देश हो जाएगा, तो और दुनिया के देशों को अपने नियंत्रण में ले सकता है, कब्जा कर सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का बना रहना उपयोगी है, अच्छा है, इसको बने रहने देना चाहिए, क्योंकि इसके बिना दुनिया बदहाल हो जाएगी। आने वाले समय में दुनिया में और विभीषिका आ जाएगी। तो बदहाली को रोकने के लिए यूएनओ का बना रहना आवश्यक है, क्योंकि ये पारस्परिक निर्भरता को बल देता है, एक दूसरे देश में सामंजस्य बनाने के लिए प्रयास करता है। और अगर ऐसे रह गया तो आने वाले समय में इसके महत्व और बढ़ जाएंगे, इसकी उपयोगिता और बढ़ जाएगी। तो यूएनओ का रहना जरूरी है, लेकिन सुधार के साथ यूएनओ अगर काम करेगा तो इसका महत्व आने वाले समय में बढ़ जाएगा और जो एक ध्रुवीय या द्विध्रुवीय विश्व की संकल्पना है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी।